वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ बेंगलुरु के मारूफ एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में रहमतुल्लाह कोतवाल ने मुकदमा दायर किया है। वक्फ अमेंडमेंट गैर कानूनी है। वक्फ अमेंडमेंट गैर कानूनी तरीके से किया गया है और इसमें पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस सिलसिले में रहमतुल्लाह कोतवाल ने तफसीली गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं सलाम टीवी की इस खास मुलाकात में रहमतुल्लाह कोतवाल क्या कह रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट में क्या खास नुकसान है जो मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल हैं, जो हाल ही में इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया है। सबसे पहले पूछते हैं, जो सबसे खतरनाक जो तरमीम हुई है, जो अमेंडमेंट हुआ है, वो जो 108A है, जिसके तहत जो प्रॉपर्टी हम जो कब्जा ले सकते थे, यानी कि वक्फ बोर्ड के 9 लाख एकड़ में से तकरीबन 6-7 लाख एकड़ जो भी गैर कानूनी कब्जे में है, जो वापस ले सकते थे, वो एक्ट को निकाला गया है। जिसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, क्या वापस वो ज़मीन वापस ले सकते हैं हम लोग? सेक्शन 108 ये जो है, तो ये सेंट्रल एक्ट है, वक्फ एक्ट। उसमें एक एनैक्टमेंट का ये था कि सेक्शन 108 ये, तो ये एक्ट बोलता था कि हैविंग ए ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इसका मतलब अगर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इनाम अबॉलिशन एक्ट है, ये सब एक स्टेट एनैक्टमेंट्स है, या तो पैरेलल अगर सेंट्रल एनैक्टमेंट भी हैं, तो अगर ये इसका ये प्रोविजन दिया गया है कि एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है बोले, तो वो इट विल प्रिवेल ओवर द अदर एक्ट्स बोल के है। ये एक्ट को ये अमेंडमेंट के तहत जो है ये ओमिट किया गया है, यानी निकाल दिया गया, खारिज हो गया। इसमें अमेंडमेंट हो के फिर बरकरार नहीं है, इट्स बीन ओमिटेड फ्रॉम द वक्फ एक्ट। अच्छा, एक एग्जांपल देखें तो अगर कर्नाटक में तकरीबन 1 लाख या 1.25 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, जिसमें से तकरीबन 75,000 एकड़ जो है ज़मीन, ये एनैक्टमेंट के तहत केसेस चल रहे हैं। तो ये जो ज़मीन है 75,000 एकड़, इस एक्ट को निकालने की वजह से ये वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 108 ए के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस थे, एक बहुत सारे कटेन ऑफ डिसीशंस में ये था कि अगर आपकी ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स में भी गई है, इनाम अबॉलिशन में गई है, लैंड एक्वायर भी हुई है, अगर वो वक्फ है, वो वक्फ मंशा वक्फ जो है, वो तहत जो है वो चीज़ वापस बरकरार वापस आनी है, बल्कि अगर ये वोमिट होने के वजह से नॉट हैविंग एनी वर्डिंग इफेक्ट वक्फ एक्ट। अभी अगर कोई लैंड रिफॉर्म्स में एप्लीकेशन डाल के फॉर्म 7 डाल के ले लिया है, इनाम अपने चले गए हैं, लैंड एक्वायर हुई है, समझो वो लेना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो एक बहुत बड़ा प्रोविजन जो वक्फ एक्ट में चल रहा था कि 108 वर्डिंग इफेक्ट, वो अपने आप ही निकल गया है। तो ये वक्फ की तरमीम में सबसे खतरनाक तरमीम है ये। बिल्कुल, तो इसमें है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए सिर्फ कर्नाटक में ही 75,000 एकड़ का नुकसान हो रहा है, तो पूरी इंडिया में कितना होगा फिर? तो 6-7 लाख जो एकड़ जो है, तो दूसरों के कब्जे में है अभी, तो वही इनाम में भी हो सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स में हो सकता है, लैंड एक्वायर हुई है इलीगली, तो वो रेडिंग इफेक्ट नहीं है बोले तो उसमें लेना फिर मुश्किल है बहुत। देखिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या तरमीम हुई है। बहुत सारे लोग 2-4 तरमीम ही बता पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मुझे लग रहा है कि 108A में है, जिसके तहत हमारी 6 से 7 लाख एकड़ ज़मीन जो केसेस चल रहे थे या कहीं गैर कानूनी कब्जे में थे, वो अब वापस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्ट में उसका प्रोविजन ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, कि 6-7 लाख एकड़ ज़मीन जो है अब वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड बनाने की जो तरतीब है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें भी बहुत सारे ऐसे तरमीम हैं, खास करके जिनके एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल भी जो हैं बार काउंसिल के लिए इलेक्शन लड़े हैं। बार काउंसिल से नॉमिनेशंस होते हैं वक्फ बोर्ड में, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि मुस्लिम बार काउंसिल को ही लिया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, 1 मेंबर फ्रॉम द बार काउंसिल बोल के है, मुस्लिम मेंबर बोल के जो पहले जो एनैक्टमेंट में था सेक्शन 14 कंपोजिशन में, मुस्लिम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो मुस्लिम वर्ड जो है इससे निकाला गया है। अच्छा, टोटल मेंबर्स कितने रहेंगे और किस कैटेगरी में तब्दीली हुई है? पहले तो अलग अलग कैटेगरी में 1 और 2 हुआ करते थे, यानी एक लेजिस्लेचर में 1 या 2 लेते थे, एमपी में 1 या 2 लेते थे। इस बार इसमें क्या क्या है? तो इसमें जो है 1 मुतवल्ली है, पहले 2 में मुतवल्ली रहते थे, तो अभी 1 मुतवल्ली है। तो 1 एमिनेंट स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक थियोलॉजी, जैसे जो ये सारे नॉमिनेशंस है, ये जो सुन्नी शिया जो क्लेरिक्स को नॉमिनेट किया जाता था, अब ये सिर्फ एक इस्लामिक थियोलॉजी के एक जो माहिर को नॉमिनेट किया जाएगा।
उसके बाद 2 or more इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपालिटीज एंड द पंचायत्स, तो उनके तरफ से जो है फिर ये नॉमिनेट किया तो उसमें क्या जाएगा। मुस्लिम का जिक्र किया गया? उसमें भी मुस्लिम का जिक्र नहीं है। यानी किसी को भी ले सकते हैं आप? हाँ, जी। फिर 2 मुस्लिम्स, जो 2 मेंबर्स फ्रॉम दी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर जो है वो सोशल एनजीओ का था ना, वो ही बरकरार है तो उसमें। उसमें मुस्लिम का जिक्र किया उसका गया? भी मुस्लिम नहीं है। बट जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट डीलिंग विद द वक्फ मैटर्स, एक्स ऑफिशियो है वो। तो गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर है वो भी मुस्लिम है वो या नहीं है? मुस्लिम है, बल्कि स्पेसिफिकेशन नहीं है यानी कि इसमें। पूरा का पूरा बोर्ड भी नॉन मुस्लिम बन सकता है इसका मतलब? तो इसका जो वही रैशनल है इन लोगों का कि फिर आगे चल के इसे कैसा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। अच्छा, बार काउंसिल का पहले 1 और 2 हुआ करता था कि एक्स में भी लिया करते थे, अगर नहीं है तो ये सारा खत्म हो गया अब? खत्म हो गया। अभी जो है 1 or 2 मेंबर्स फ्रॉम द बार काउंसिल में, अगर 2 मुस्लिम मेंबर्स अगर जीत गए बार काउंसिल से, तो दोनों मेंबर्स को ले सकते थे। तो या तो उनके एब्सेंस में एक्स मेंबर का जो प्रोविजन था वो पूरा खत्म किया गया है। अभी 1 मेंबर फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। तो 1 मेंबर वेदर ही इज मुस्लिम और ये बोल के है ना, स्पेसिफिकेशन भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें आगा खानी या फिर बोहरा कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दिया गया? रिजर्वेशन नहीं, वो अगर वो है, वो स्टेट में अगर उनकी अक्सरियत है, अगर वो उनको जो है अलग ही बोर्ड डालने का भी प्रोविजन है, तो उनको नॉमिनेट करने का भी है। तो और एक इसमें यह है कि बोर्ड शैल हैव ईच मेंबर ऑफ शिया सुन्नी के साथ साथ एक बैकवर्ड मुस्लिम को जो है नॉमिनेट करने का भी इसका तस्करा किया गया है। तो टोटल 11 मेंबर ही होंगे, लेकिन इस कैटेगरी में होंगे। इस कैटेगरी में लेकिन होंगे। जिस तरह से उसमें बहुत सारी जगह पे मुस्लिम का जिक्र नहीं किया गया है, तो अगर मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो अगर वो चाहती है तो किसी गैर मुस्लिम को भी इस कैटेगरी में ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। तो एक तरह से स्पेसिफिकेशन एक्ट में ही नहीं है, हाँ, तो फिर उसे जो है लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। तो इतना खतरनाक कि इसमें तरमीम की गई है, तो इसे क्या कोर्ट में आपको लग रहा है कि कुछ इसमें इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है कि जो एक्ट को स्टे मिलने का चांसेस है। तो बहुत सारे जगह से भी केसेस हो रहे हैं, आपने भी किया है यहाँ, और बहुत सारे स्टेट्स में भी हो रहे हैं। तो क्या ये केसेस अलग अलग सुने जाएंगे, किस तरह से होगा? अलग अलग नहीं, सब बिल के जो है कनेक्ट करके भी सुने जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक केस है, अगर वो बोलते हैं कि हमारा अलग ग्राउंड से अलग बोल के, अगर मेरा पिटिशन में जो है मैंने सिर्फ कर्नाटक का डाटा है मेरे पास, तो कर्नाटक के डाटा के साथ जो है मैं स्पेसिफिक स्ट्रेस किया हूँ कि कर्नाटक स्टेट में इतने ज़मीनात का जो है ये मसला है बोल के, है ना, मेरे ग्राउंड्स में, और ये किया हूँ उसमें। अच्छा, चूंकि अभी कर्नाटक में हाल ही में नया बोर्ड बना है, तो क्या इस एक्ट के तहत क्या पूरी तब्दीलियां हो जाएंगी, या फिर ये जो अभी जीत कर आए हैं, जैसे नहीं, चेयरमैन इसमें आए हैं? एक रिजर्वेशन क्लास ये है कि जो कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट जब है, ये जो भी अगर एग्जिस्टिंग अगर बोर्ड है तो वो कंटिन्यू होगा। उसके इलेक्टेड मेंबर्स बोल के स्पेसिफिकेशन है। यानी नॉमिनेशन को बदला जा नॉमिनेट के सकता है? बारे में इसमें कुछ का तस्करा नहीं है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर बार काउंसिल में इलेक्टेड है या तो मुतवली कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर इलेक्टेड मेंबर है, दे विल कंटिन्यू टिल एक्सपायरी ऑफ द टर्म। क्योंकि यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मुझे लगता है ये बोर्ड 5 साल के लिए कंटिन्यू हो सकता है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है। अच्छा, कर्नाटक गवर्नमेंट ने असेंबली में इसे रेजुलेशन किया है कि इसके खिलाफ में, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, कोई एक सेंट्रल एक्ट बनाती है पार्लियामेंट से, तो अगर राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद, प्रेसिडेंट असेंट के बाद, वो इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल अदर स्टेट्स। अगर वो उसमें जो है, और एक प्रोविजन ये है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करके अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट बोले, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के हिसाब से फिर जो है वो अटक सकता है। लेकिन इसमें उतने अक्सरियत के स्टेट्स में नॉन बीजेपी स्टेट्स भी नहीं है, तो फिर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, आपका जो केस है कब हियरिंग होगी, आपने कब इस केस को दायर किया? मैं 5 अप्रैल को मैंने दायर किया था। अभी वो कंप्लेंट्स होने के बाद जो है 15 को आई एम गोइंग टू मेंशन दिस मैटर। 15 या 16 को ये हियरिंग होने का चांसेस है। अच्छा, देखिए किस तरह से ये अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें बहुत सारे चीज़ लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि वक्फ एक ऐसा टॉपिक है जो आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तकरीबन इस वक्त हिंदुस्तान में 9 लाख के करीब जो है एकड़ ज़मीन वक्फ की बताई जा रही है, जिसमें से 5 या 6 या 7 लाख एकड़ जो है वो किसी न किसी वजह से जो है गैर कानूनी कब्जे में है, या फिर वो टेनेंट एक्ट या इनाम ऑबलेशन में हो, या फिर लैंड एक्विजिशन में हो, किसी तरह से वो केसेस कुछ चल रहे हैं, कुछ लेने बाकी हैं। तो ये जो एक 108 ए का जो एक्ट निकाला गया है, इससे अब ये मुश्किल हो जाएगा कि इन ज़मीनों को वापस लिया जाना, यानी कि सीधा नुकसान 6 से 7 लाख एकड़ ज़मीन का है। तो इसे अब क्या इस तरह से लोग समझ कर इसे एहतजाज करेंगे? एक तो जुडिशरी का रास्ता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लोग गए हैं, एडवोकेट कोतवाल भी गए हैं, और भी बहुत सारे बड़े तंजीमें भी गए हैं।
एक तो रास्ता वो है। दूसरा रास्ता जो एहतजाज का हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नुकसान क्या हुआ है। वो सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि बोर्ड में नॉन मुस्लिम आ रहे हैं, बस इतना ही उनको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ जो 5-6 लाख एकड़ ज़मीन जो जा रही है, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो एहतजाज भी उसी लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान मुसलमानों की जो ज़मीन है, जो इनामी ज़मीन, जो खैराती ज़मीन है, जो मुसलमानों ने दी थी, उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की या फिर उसे मुसलमानों से दूर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए एहतजाज भी उसी लेवल का होना चाहिए। और भी हम आपको जानकारी देंगे इस ताल्लुक से, लगातार देखते रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काज़ी, बेंगलुरु।